हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, सारी थियरीज हमने पढ़ी, फिर लास्ट में हमने उन पे क्वेश्चन भी करे, पीवाईक्यूज देखे कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमके। और आप सबने ये बात नोटिस करी होगी कि जो हमने जनरली क्लास में आप लोगों को बताया था वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और भी उसके अलावा भी आपको एनालिसिस करना हो या फिर मॉडल पेपर देखना हो तो आप जाके वहां देखोगे और आपको सेम टाइप की चीजें मिलेंगी। बाकी हमने कहा था आपको शुरू में भी कि इसके अलावा जो बुक्स आपको फॉलो करनी है, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर जाओ, उसके बाद भी करना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा जाओ। इसके बियॉन्ड किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपका मन हो और ये आपने फॉलो कर लिया है, सोल्व कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन की बात करें कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ को समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक छोटी सी बात कि इनवर्स फंक्शन हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और हमने फंक्शन का इनवर्स निकाला था किसी भी जनरल फंक्शन का, है ना। ज्यादातर उसमें मेरे पास लीनियर या क्वाड्रेटिक हमें वहां पे मिले थे। तो फिर सवाल आता है, क्या सभी फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? तो हमने कहा कि सभी फंक्शन का हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक लाइन बहुत ही अंडरलाइन करके पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, अब कोई भी से क्या मतलब है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो क्या है मेरे पास, मैंने कहा कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, यही ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्टार्टिंग विद साइन एक्स या फिर साइन एक्स या साइन थीटा, जैसे भी आप लोग समझो। यूजुअली हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्स से यूज कर लेते हैं, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। यही मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर अब यहाँ पे इसको एफ एक्स से डिनोट करना चाहो तो यहाँ पे एफ एक्स से डिनोट कर सकते हो। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 जब हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, और इसके पहले तक इनको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे। फिर वहां पे आया कि अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोल रहे, क्योंकि फंक्शन के क्राइटेरिया को ये पास कर गया था। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या ये इन्वर्टिबल है। तुमने कहा कि इन्वर्टिबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया थी कि इनका बाइजेक्टिव होना। क्या ये बाइजेक्टिव है? तुमने कहा कि अगर बाइजेक्टिव होना है तो इसको 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। लास्ट एक क्वेश्चन हमने किया था कॉस के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि वो ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, और वो 1 1 भी नहीं था। तो यहां से अगर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स में कंसीडर करो तो ये तो पता लग गया कि कॉस एक्स तो बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है। बट व्हाट अबाउट द साइन एक्स? हमने कहा कि सेम वे में हम इन बाकियों को भी इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं ना। तो अगर साइन के ग्राफ को देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, सिमेट्रिकली दोनों साइड में। अब यहाँ पे आप कई चीज देखोगे, मैंने कहा कि ये भी अगर आप देखो तो बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है ना, वो -1 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे, हमने कहा कि ये सारे पॉइंट, एक तो यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू होगी सबकी सेम होगी। तो ग्राफ में थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं, ये हर बार ही ऐसा होता है क्योंकि एग्जैक्ट हाथ से बनता नहीं है ना। कोशिश कर लेते फिर से थोड़ा सा। तो इनका जो पीक वैल्यू होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अब यहाँ पे समझना है, हमने कहा कि अगर पीक वैल्यू यहाँ पे सेम है, मैंने 2 पॉइंट आपको लेके बताया। हमने कहा एक वैल्यू ये ले लो, एक वैल्यू यहाँ पे ले लो। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज मिलेगी ना, यहाँ पे मिलेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग में हमें यहीं पे मिलेगा, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बनूंगी। और यहाँ पे सेम वे में अगर नीचे की बात करेंगे तो -1 होगा। अब इससे हो क्या रहा है,
हमने कहा कि 2x के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास π/2 है और यहाँ पे कुछ और ही एंगल होगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दो डिफरेंट x के लिए हमें एक वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब 2x के लिए अगर एक वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेन ही 1 हो गया। तो 1 1 तो है ही नहीं। ऑन टू नहीं है क्योंकि हमको ऑन टू के लिए जो एफ एक्स साइन एक्स डिफाइंड है वो किस में डिफाइंड होता है, एफ एक्स जो ये जो कि हमारा साइन एक्स है, अगर इसको बोलोगे तो R2 -1 से 1 में डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ऑन टू तब होता है जब ये पूरा का पूरा आर कवर करता, तो वो भी नहीं है। तो ठीक है, ये एक बात तो श्योर है कि बाइजेक्टिव तो नहीं है ना, 1 1 नहीं हुआ तो इवन ऑन टू हो भी जाता तब भी हमें क्या पता लग रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, तब भी पता लगा कि बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है। तो अब 1 1 नहीं है तो मैंने कहा कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब अगर ये बाइजेक्टिव है ही नहीं तो इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, और इनवर्स जब नहीं निकलेगा तो ये जो चैप्टर में हमने लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात कैसे वैलिड होती है। मैंने कहा कि अब इस बात को यहीं से समझते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन अब इसको हम लोग इन्वर्टिबल बना सकते हैं। मतलब कैसे, हमने कहा कि अगर इस ग्राफ को, इस फंक्शन को हम लोग क्या करें, पूरे एक्स पे ना देख के, पूरे डोमेन में ना देख के, अगर हम इसके डोमेन को लिमिटेड कर दें, ठीक है, ये पूरा आर में ना लेके हम इसके डोमेन को लिमिटेड कर दें, और डोमेन कितना लिमिटेड कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर इसके डोमेन को हम इतना सिर्फ कंसीडर कर ले, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 के बीच तक, है ना, हम सिर्फ इतनी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये माइनस का π/2 होगा और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये मुझे डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव क्यों है, क्योंकि किसी भी एक वैल्यू के लिए ये, अगर 1 1 चेक करने के लिए मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन को वर्टिकल एक लाइन से कट करो, देखो ये कितनी बार कट करता है। अगर एक ही जगह पे कट करता है ग्राफ को एक वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब ये 1 1 है। और ये -1 से 1 के बीच में अगर देखोगे तो ये आपका बाइजेक्टिव हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, अब अगर 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल हो गया, और जब इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन ये करने के लिए हमने क्या करा, पूरा इसका डोमेन तो रियल नंबर है ना, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, लेकिन हमने पूरे रियल नंबर को लिए नहीं। इस रियल नंबर में से हमने सिर्फ एक डोमेन लिया, और वो डोमेन हमने कहा कि -π/2 से +π/2 के बीच में ले रहे हैं। तो बेसिकली हमने इसके डोमेन को क्या कर दिया, प्रतिबाधित कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में सिर्फ हमने एक पोर्शन में ग्राफ को कंसीडर करा। ठीक है, और जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब जब हमने बाइजेक्टिव बना दिया है तो हमने कहा कि अब इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो अब इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और जब इनवर्स निकाल सकते हैं तो हमने कहा कि इसका इनवर्स कैसे होगा, तो इसका इनवर्स फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, साइन का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस के लिए बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स होगा। टेन के लिए बात किया तो टेन इनवर्स एक्स होगा। कॉट के लिए बात किया तो कॉट इनवर्स एक्स होगा। सेक के लिए बात करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स होगा, और कोसेक के लिए बात की तो कोसेक इनवर्स एक्स होगा। अब लेकिन ये जो मैंने बताया है सिर्फ साइन के लिए बताया, ये जो ग्राफ में हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके यहाँ पे बात करी है, इसमें हमने सिर्फ कहा कि ये सिर्फ साइन के लिए है। क्या सबके लिए सेम होगा क्या, नहीं, सबके लिए सेम नहीं होगा। हमको अलग अलग डोमेन में क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। साइन को हमने यहाँ पे किया -π/2 से +π/2 में, कॉस हो सकता है किसी और इंटरवल में ऐसा हो रहा हो, टेन किसी और इंटरवल में हो रहा हो, कॉट किसी और इंटरवल में हो रहा हो। तो वो कौन से इंटरवल है जहां पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमको ये बाइजेक्टिव होता दिखेगा और वहां से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम हर बारी जब ये कर रहे होते हैं इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हम सबसे छोटा इंटरवल को पिक करते हैं। ठीक है, और वो ये छोटा इंटरवल जो है, ये जो इंटरवल सबसे छोटा वाला इंटरवल मैंने पिक किया क्योंकि आगे जाओगे तो इंटरवल और बड़ा हो जाएगा, है ना, अलग वैल्यूज दे रहा होगा, हायर वैल्यूज देगा। इधर चले जाओगे तो और लोअर वैल्यूज हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट जो इंटरवल है हमने इसको पिक किया और इसमें इसको बाइजेक्टिव निकाला, और इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है,
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसमें जो भी साइन की वैल्यू पॉसिबल होती है यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं? इनवर्स के लिए। तो चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई है ना। अब इतनी बातें समझ में आ गई, मैंने कहा कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो इनवर्स हम निकालते हैं, जो प्रोसेस मैंने वहां पे बताया वो एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल तरीका भी सीखेंगे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स निकालने के लिए। उससे पहले एक दो पॉइंट है जिनको हमें समझना है। पहली बात कि जो ये सिंबल यूज है, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स का सिंबल है, और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो सिमिलर देखने वाला है। बट इन दोनों में फर्क है, ये 1/sin को डिनोट करता है, जबकि ये इनवर्स को डिनोट करता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। ऑब्वियसली डिफरेंट है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इधर पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ थीटा इज द कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसमें हमने ये रेस्ट्रिक्ट करके आपको इन्वर्टिबल इसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात, when no branch of inverse trigonometric function is mentioned, we meaning the principal value branch, the value of the inverse trigonometric function lies in the range of principal value branch is its principal value। सिंपल सी बात यह है, देखो ये जितनी कहानी मैं जितना बता रहा हूं आपके जैक बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं, हम पूरा एकदम डीप डाउन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमसे वही चीजें हम सीखेंगे जो हमसे पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैंने कहा कि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और वो जो स्मॉलेस्ट जो इंटरवल था उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने बोल दिया, और उसमें मैंने कहा कि जो भी वैल्यू निकलेगी उसको प्रिंसिपल वैल्यू ही बोल रहे हैं। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो जो प्रोसेस था सिंपल, जो हमने पीछे सीखा था उसी से निकालना है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा भी दूं आपको एग्जाम्पल के लिए, कि चलो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास जो एफ एक्स है वो मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास साइन एक्स है। क्या है ये? साइन एक्स है। अगर साइन एक्स है तो मैंने कहा कि इसको वाई भी बोलते हैं, और इसको वाई बोलते हैं तो वाई बराबर क्या लिखेंगे? साइन एक्स लिख सकते हैं। हमने कहा कि एक्स को वाई का फंक्शन बनाओ, तो यहां से एक्स बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स वाई हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऐसे बोलते थे। अगर उसको मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए तो हमने कहा कि वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे पास? साइन इनवर्स एक्स मिल गया। तो ये तो कैलकुलेटिव तरीका है, हम सीधे निकाल सकते हैं, और सेम बात हम किसी के लिए भी ये बात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये ऐसा ठीक है तो हमने कहा कि अब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। क्या? हमने कहा कि जो एफ एक्स होता है वो कहां से कहां के लिए डिफाइंड है। तो इन जनरल तो भाई आर के टू आर मेरे पास -1 से 1 के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्योंकि इसका इनवर्स बनाना था, इसलिए मेरे पास फंक्शन को क्या करना पड़ा? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। और डोमेन हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया? -π/2 से +π/2 के बीच में, है ना। एक्स एक्सिस पे हमने किया, वाई पे हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये यहां से यहां के लिए हुआ, करना पड़ा। अब जब हमने कहा कि अगर ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन में हमने कहा कि जो डोमेन होता वो आपका रेंज हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो जब इनवर्स के लिए बात किया हम लोगों ने, तो इनवर्स में ये कहां पे डिफाइंड होगा? तो ये -1 से 1 के लिए, से -π/2 से प्लस के π/2 के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, मेजर मेजर बातें समझ में आ रही हैं। यहां से हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर इसके बाद हमने इनवर्स निकाला, तो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। ये कैलकुलेटिव तरीका था जो हमने पिछले वाले चैप्टर में ही सीखा है। अब बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच की। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच में क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आप सबको पता है, नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा एक एक करके। ठीक है, निकालते कैसे इनवर्स ग्राफिकल वे में? अगर किसी फंक्शन का मेरे पास ग्राफ है, कोई भी जनरल फंक्शन, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा भी मेरे पास कोई फंक्शन हो तब भी हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो हम एक लाइन खींचते हैं y बराबर x, और जो ग्राफ है उसका हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं, इमेज लेते हैं उस y बराबर x वाली लाइन को एज ए मिरर समझ के। ठीक है, मिरर इमेज बनाते हैं, और जो उससे ग्राफ हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके इनवर्स का ग्राफ है। उससे होता क्या है, हमने कहा कि जैसे डोमेन कोडोमेन में या फिर रेंज में चेंज हो गया, और उसका उल्टा भी सही है। इसी तरीके से अगर आप जो y बराबर एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है ए बी किसी ग्राफ पे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बी ए बनेगा, है ना।
तो अगर ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में भी अगर समझना है कि मान लो मेरे फंक्शन के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से मेरे पास कई सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, जब मैं उसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो उन्हीं सारे पॉइंट का रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा। और यही बात हमने जब बताया कि जब अगर आपको एफ डिफाइंड उस ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में इस तरीके से, तो यही हो रहा था, तो ये बात यहाँ पे वैलिड हो रही है। तो द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, दैट इज इफ ए बी इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन बी ए बिकम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वाई और एक्स एक्सिस को चेंज करके तो हमें बात समझ में आई। और ये हमने किया कैसे? इट कैन बी शोन दैट द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन from the corresponding graph of original function as a mirror image, that is reflection along the line y बराबर x। जो भी ग्राफ है उसका y बराबर x क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, कैसे? हम एक का फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा कि अभी आपको जो मैंने ग्राफ सिखाया कि चलो ठीक है, एफ एक्स मैंने लिया, एफ एक्स के लिए मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, तभी जाके बाइजेक्टिव हुआ, तभी हम इनवर्स की बात भी डिस्कस कर पा रहे हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कि सर इसका डोमेन जो है -π/2 से +π/2 हुआ, और रेंज क्या था? -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि ये जो भी ग्राफ है, पहली बात इसको प्लॉट कर लेते हैं, और जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो अब इसी गिवन इंटरवल में सिर्फ हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्राफ कैसे था? यहाँ पे हमने कहा कि -π/2 से +π/2 के बीच में मेरे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, y बराबर x वाली लाइन। तो लेट्स से ये मेरे पास y बराबर x वाली लाइन है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? साइन एक्स का पहली बात तो ग्राफ प्लॉट करनी है। कहां से कहां तक? -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। ठीक है, अब जरा देखो, इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं? इसको हम लोग समझ रहे हैं मिरर। ठीक है, अब मिरर करेंगे तो इस ग्राफ का क्या होगा? मुझे मिलेगा रिफ्लेक्शन, और जब रिफ्लेक्शन मिलेगा तो ये किस तरीके से इमेज बनाएगा? इसका उल्टा। अब उल्टा जब बनाएगा तो होगा क्या? ये देखोगे कुछ इस तरीके से पलट जाएगा। अब जब पलटेगा तो अगर मैं फिर से प्लॉट कर लूं, ये मेरे पास अगर इसका एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास एक्सिस है, लाइन को मैं हटा रहा हूं, जो ग्राफ मिलेगा मुझे जो इसका, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसका जब रिफ्लेक्शन करोगे तो इस तरीके से होगा, तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड होके ये मुझे इमेज कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्या हुआ? हमने कहा कि यहां से यहीं तक के लिए मुझे फंक्शन मिल रहा है, और एक्सिस हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या था? तो हमने कहा कि हमने जो पॉइंट लिए थे, यहाँ पे ये π/2 था आपका, और यहाँ पे माइनस का π/2 था। अब चीजें उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है मेरे पास? तो ये 1 पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? -1 है। एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज होंगी, तो जो एक्स एक्सिस पे है वो वाई की एक्सिस पे चला जाएगा, और जो वाई एक्सिस पे है वो कहाँ पे जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये -1 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, और यहाँ पे माइनस का π/2। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या मिलता है? किसी फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ मिलता है। सेम कहानी हम बाकी सारे ही फंक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो से यही तरीका होगा, हर बारी हम इस तरीके से ग्राफ। क्या आपसे ग्राफ पूछा जाएगा इस तरीके से बनाने के लिए या कुछ ऐसा? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो फिर क्या करना है हमें? हमने कहा कि जान लेते हैं, अब जब आगे पढ़ोगे जेई के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहां पे रिलेवेंट हो जाता है। हो सकता है कहीं पे मुझे डायरेक्टली यूज आ जाए इसका। ठीक है, और जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना कि इनवर्स हुआ कैसे, और कभी हमें जो दिख जाए इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, तो कम से कम मेरे दिमाग में रहे कि अच्छा हाँ ऐसा किया तो था हमने वहां पे, और कैसे आया था, ये फंडा भी होना चाहिए। बाकी कहीं पे अगर मुझे डीप रिक्वायर्ड होगी तो हम पूरी एक एक वैल्यू के साथ इसका इनवर्स निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप कि यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है? एफ एक्स बराबर ये मेरे पास साइन एक्स है,
है ना, और ये एफ एक्स बराबर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे भी अगर इसका डोमेन रेंज आपको लिखना है तो हमने कहा कि अब इसका जब डोमेन रेंज लिखोगे इसके लिए तो ये -1 से 1 के लिए हो गया, क्योंकि एक्स जो इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसका डोमेन होगा, और यहाँ पे इसके जो वैल्यूज होंगी ये -π/2 से प्लस के π/2 हो गया। और इसे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इसमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, और वैल्यू जो मिलेगी क्या, वो वैल्यू क्या होगी। अब देखोगे कि तो फर्क क्या हो रहा है कि जैसे साइन एक्स में हम लोग देखते थे तो एंगल को इनपुट लेते थे और यहाँ पे वैल्यू मिलती है -1 से 1 के बीच में कोई से भी। अब उल्टा हो गया, हम यहाँ पे वैल्यू को एज एन इनपुट ले रहे हैं और जो मेरे पास आउटपुट मिल रहा है, जो रेंज मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो एंगल के टर्म में मिल रही है। ठीक है, तो सिर्फ यही बात है, इनवर्स जब हम करते हैं तो यही चेंज हो जाता है। चलो बात करते हैं, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। ये साइन का ग्राफ होता है, हमने बताया कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया और y बराबर x के अबाउट जब हमने क्या करा, रिफ्लेक्शन लिया, तो मुझे ये मिल गया आपका इसके इनवर्स का ग्राफ। इनवर्स का ग्राफ मुझे यहाँ पे मिल गया। जो जो चीजें चेंज हुई वो मैंने आपको पीछे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा कि ये अब जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो -1 से 1, और इसका यहाँ पे -π/2 से प्लस के π/2 के लिए डिफाइंड है। अब अगर मुझसे कोई डोमेन पूछेगा कि साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, तो सर इसका डोमेन होता है -1 से 1 के लिए। और रेंज की बात करेंगे या फिर इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, तो ये -π/2 से प्लस का π/2 होगा। इन सब में जो रिलेवेंट चीजें जो मुझे याद रखनी पड़ेगी वो ये डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है, जो कि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते किसी तरीके से। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये मेरे पास कॉस का ग्राफ होता है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो बेसिकली मेरे पास होता क्या है, अगर मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है तो हमने कॉस के लिए क्या बोला था, वैसे तो वो आर से -1 से 1 के लिए डिफाइंड होता है, बट यहाँ पे भी हमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और डोमेन हम कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो 0 से पाई, और रेंज में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे ये तो फंक्शन के लिए हो गया। अब अगर इसका डोमेन रेंज अगर अब मैं यहाँ से पूछूं, तो ये तो आपको पता है ना कि इसका डोमेन क्या होगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन वो क्या है सर, 0 से पाई है, और इसका जो रेंज है वो क्या है, तो यहाँ पे आपके -1 से 1 है। लेकिन जब इसका इनवर्स हम लोग निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इनवर्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो मेरे पास एफ एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ के लिए डिफाइंड है, तो मेरे पास जो एफ एक्स डिफाइंड होगा, मैंने कहा कि इसका डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज चेंज हो गया, मतलब -1 से 1 और ये 0 से पाई। ठीक है, मेरे पास एफ एक्स क्या है, तो ऑब्वियसली एफ एक्स बराबर ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स। अब आपसे मुझसे कोई डोमेन पूछ ले तो मैं डोमेन क्या बताऊंगा इसका, कि सर डोमेन क्या है, -1 से 1। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, अब इसको रेंज बोल दी या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल देते हैं हम लोग। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ज्यादातर याद रखो, रीजन बीइंग कि आपको यही यूज आएगा हर बारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 0 से पाई। हर फंक्शन में एक चीज बस याद रख लो कि ग्राफ ऐसा होता है, और इसके ये दो चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बारी, इसके बिना हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये हमें याद रहे। सेम तरीके से ये सारे फंक्शन है, tan के लिए बात कर लो, डोमेन रेंज हमें पता है, इसके इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से होगा, चाहे वो कॉट हो, कॉट इनवर्स हो, सेक हो, सेक इनवर्स हो, कोसेक हो, कोसेक इनवर्स हो, इन सबको हमें समझ लेना है। ठीक है, और इन सब से जो मुझे याद रखनी है वो क्या चीज याद रखनी है, मैंने कहा कि इनका डोमेन और रेंज। ठीक है, बोले सर बाकियों को तो आपने बताया नहीं, हमने कहा बाकियों का एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, एक कंपैरिजन के थ्रू देख लेते हैं। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, राइट, ये जितने भी फंक्शन है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे के सारे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबका डोमेन रेंज आपको वैसे पता होगा। ठीक है, इन जनरल पता होगा, और ये पता भी रखना
है ना। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हो तो ये चीज बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। भूलोगे फिर उसके बाद उसका नुकसान भी झेलोगे, तो भूलना नहीं है इसको। तो मुझे डोमेन पता है, मुझे इसका रेंज पता है, ठीक है। इससे ज्यादा हमने कहा कि यूज जो आएगा, हमने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जाओगे तो मुझे ये सारे मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनके डोमेन है और ये इनका रेंज है। हम बाई हार्ट इसको रटेंगे। अब रट के याद रखो, समझ के याद रखो, टोटली आपके ऊपर है। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प इसमें कर दूंगा कि अगर आपको याद रखना है तो मान लो कैसे याद रखोगे, है ना। क्योंकि काम आएगा, बिना इसके काम हमारा चलेगा ही नहीं, बिना इसके हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेटर कि हमको ये चीज याद रहे। कैसे याद रहेगा, मैंने कहा कि मेरे पास 6 फंक्शन है ना, 3-3 की कैटेगरी में इनको डिवाइड कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। क्या याद रखना है हमको, हमको इनका डोमेन याद रखना है, हमको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है। एक एक करके समझ ले। चलो एक बुरी बात, पहली बात तो इसमें देख लो, ये रहा मेरे पास साइन, ये रहा मेरा टैन और ये यहां पे रहा मेरे पास कोसेक। डोमेन क्या है साइन का, अभी पीछे भी दिखाया था, -1 से 1। कोसेक इनवर्स का क्या होगा, r -1 से 1। टैन इनवर्स का क्या होगा, r होगा, ठीक है। ये हो गया डोमेन। इन सबसे ज्यादा रिलेवेंस मैंने कहा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पे देखोगे तो -π/2 से +π/2, और कोसेक के लिए देखोगे -π/2 से +π/2, और टैन के लिए देखोगे तो ऊपर इंटरवल -π/2 से +π/2, है ना। एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो ये तो मैंने समझा ही दिया, तो इसके लिए मुझे डोमेन अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को दिक्कत होनी चाहिए। डोमेन क्या था तो हमने आप लोगों को दिखाई था रिस्ट्रिक्ट करके कि अब इसका डोमेन मेरे पास क्या हो चुका है, तो -1 से 1। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये मैं अब अगर इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, ये क्या था तो -π/2 से +π/2, ठीक है। इसका याद है। हमने कहा कि सेम पैटर्न पे बाकी तीनों के भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको मिलते हैं। अगर मुझे साइन का लिखना है, मुझे टैन का लिखना है, मुझे कोसेक का लिखना है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो पहला क्या, आपने एक चीज याद रखना लिखते वक्त कि -π/2 से +π/2 लिखा, -π/2 से +π/2 लिखा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, या फिर चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तीनों में एक चीज आपको करनी है कि काम करना है, पहले ऐसे याद रखना है। ये याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 और -π/2 से +π/2। ये कर लिया। फंक्शन क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे मेरे पास जिसको रखना उसको रख लो, टैन रख लो, कोसेक रख लो, जो भी रखना है। टैन इनवर्स एक्स लिख रख लिया, या फिर ज्यादा और ढंग से थोड़ा याद रखना है तो ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोसेक इनवर्स एक्स रख लिया, यहाँ पे मेरे पास टैन इनवर्स एक्स है। तीनों फंक्शन हमने सिर्फ क्या लिखा, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। अब यहाँ पे काम करेंगे, इस पे लगाएंगे इंटरवल। साइन पे लगाया मैंने क्लोज, कोसेक पे लगाया मैंने क्लोज, और टैन पे लगाया मैंने ओपन। क्या इतना ही है, हमने कहा थोड़ा सा रुको एक जगह पे। अब जरा समझो, यहां पे जैसे कि होता क्या है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात तो सबको पता होगा, वी नो ऑलरेडी। क्या पता है कि साइन को लिख सकते हैं क्या 1/कोसेक, या फिर कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, है ना। कोसेक को अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिखते हैं, ठीक है। हमने कहा कि x के किसी मान के लिए अगर साइन 0 हो जाए, ठीक है, अगर साइन 0 हो जाएगा तो कोसेक डिफाइंड होगा क्या, नहीं, ये 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अगर जहां पे अनडिफाइंड कोई फंक्शन, वहां पे हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो जब इनवर्स नहीं निकाल सकते तो ये सारी बातें हो कैसे रही। तो हमने कहा कि जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो रहा है उसको छोड़ के बाकी जगह पे तो निकाल सकते हैं जहां पे डिफाइंड है। तो हमने क्या कहा कि
वैसे साइन 0 कहाँ पे होता है, तो आपको पता है कि n पाई पे होता है, ठीक है। n आपका 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 चाहे चले जाओ, चाहे नेगेटिव साइड में चले जाओ, कुछ भी रख दो। तो अगर मैं n बराबर 0 रखता हूं, है ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 0। मतलब 0 पे साइन 0 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, ये बात सबको पता है। तो ये एक ऐसी वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में, जहां पे ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। तो हमने कहा कि सिर्फ इसी एक वैल्यू पे यहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 0 को निकाल देते हैं, ठीक है। 0 को निकाल दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, इनमें कोई इशू नहीं है। अब बाकी यहाँ के आपको देखना है तो ध्यान से देख लो। साइन देख लिया -π/2 से +π/2, tan देख लिया tan इनवर्स -π/2 से +π ओपन इंटरवल, कोसेक में से हमने सिर्फ और सिर्फ ये 0 हटा दिया है और कोई चेंज नहीं किया। अब ऐसे 3 याद हो गए। सेम वे में मैं बाकी 3 की भी बात करूंगा, जिसमें क्या होगा, तो हम सेम वे में क्या बचे 3 मेरे पास, तो मेरे पास जो फंक्शन बचे अब यहाँ पे, मेरे पास cos x है, मेरे पास cot x है और मेरे पास sec x है, ये सारे इनवर्स हैं, ठीक है। हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कैसे याद रखेंगे, तो मैंने कहा कि याद रखो 0 से पाई, ठीक है। तीनों के लिए पहले बात तो एक चीज लिखो, सिर्फ 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, इतना तो याद रख ही सकते हैं। वहां पे -π/2 से +π/2 लिखा था, यहाँ पे 0 से पाई लिख लिया। अब अगर 0 से पाई लिख लिया तो हमने कहा कि दूसरा काम करेंगे, इंटरवल लगाएंगे। तो ये आपका क्लोज इंटरवल में है। कॉट जो होगा वो ओपन में जाएगा और सेक फिर से क्या होगा, क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। एक जगह पे सिर्फ एक दिक्कत है, और मैंने कहा कि वो कहां पे दिक्कत है, मैंने कहा कि जब आपको पता है ना, वी नो व्हाट वी नो, कि जो सेक होता है और कॉस होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर मुझे सेक एक्स चाहिए तो सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, जहां पे फिर से वही बात, जहां पे cos x 0 हुआ वहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। cos x कहां पे 0 होगा, तो cos x डिफाइंड 0 होता है जब x क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 0 से पाई के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ढूंढोगे तो सिर्फ π/2 मिलेगा, और वो भी कहां मिलेगा, जब n की वैल्यू 0 रख दोगे, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कहां मिलेगा, सिर्फ π/2 पे मिलेगा। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जहां पे ये अनडिफाइंड है, और अगर जहां पे अनडिफाइंड हमने कहा कि उसको छोड़ के बाकी जगह पे तो ये इनवर्टिबल है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ये हटा देना है इस इंटरवल में से जहां पे ये अनडिफाइंड है। तो यहां से सेक में से मुझे क्या करना है, सिर्फ π/2 को रिमूव कर देना है, और यहाँ पे आपको देखोगे तो यही चीज यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे 0 से पाई क्लोज इंटरवल, कॉट के लिए ओपन इंटरवल, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल के साथ साथ सिर्फ माइनस का π/2 आपको रिमूव कर देना है। तो ये तरीका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखने का, बहुत ही इजी है अगर किसी ने ध्यान से समझ लिया। हमने कहा कि कैसे याद रखना, -π/2 से +π/2 3 के लिए है, 0 से पाई के लिए, बाकी 3 के लिए है। tan के लिए मैंने 0 रिमूव कर दिया, सॉरी कोसेक के लिए हमने 0 रिमूव कर दिया, और सेक के लिए हमने π/2 रिमूव कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। याद रहेगा, चलो अगर ये चीज याद रहेगा, फिर मैंने कहा कि अब इतनी चीजें सीखने के बाद जो हम एक चीज की इवेल्युएशन करते हैं वो होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का इवेल्युएशन, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे हैं जो कि आपको हेल्पफुल लगेंगे या इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां तक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको आप लोग याद करना है आपको, ठीक है। इसको आपको मेमोराइज कर लेनी है। अगर बाकी बच्चों को जिनको याद है उनके लिए अच्छी बात है कि उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको मेमोराइज करेंगे, इन सारे ही फॉर्मूलों को, ठीक है। आई होप कि मोस्ट ऑफ आप लोगों को याद हो। इसका इस चैप्टर से ऐसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, ये तो हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा हुआ है, वहीं से इसका यूज है। हमने 9th-10th में इसको बहुत तरीके ढंग से समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज आएगा, तो हमने कहा जस्टिन के आपको कहीं और से ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी। चलो अब आ जाते हैं कि हमने कहा कि सबसे ज्यादा इस क्लास में अब तक जो भी सीखा उसमें हम लोग सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश कर रहे थे कि डोमेन और रेंज को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में।
और हमने कहा कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसमें कोई भी वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ इवेल्युएट करने के आपको एक क्वेश्चन फॉर श्योर जैक में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वो वेरी शॉर्ट में पूछ ले, वो कहीं पे भी पूछ ले। और क्योंकि सारी कैलकुलेशन उसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगी, मैंने कहा कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जो उसका रेंज है उसी में तो वैल्यू आएगी ना, और उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहे हैं। तो वो कोई भी इवेल्युएशन करेंगे वो तो मुझे वो याद ही होना चाहिए ना, बिना उसके मेरा काम ही नहीं चल सकता। तो अब निकालते कैसे हैं जरा वो समझ लेते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हुआ तो सिंपल ये आपको क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ये वाला बोल देगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब प्रोसेस में जा रहे हैं कि इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। तो जो मुझे गिवन है वो क्या है, वो मुझे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, और यहां से मुझे इसको आप एफ एक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो। हमने लेट कर लिया कि चलो ये वाई है, हमें वाई की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, हमने कहा कि मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू आ सकती है वाई की वो कहाँ पे आएगी, तो हमने कहा कि वो 0 से पाई के बीच में आएगी। क्यों आएगी, मैंने कहा कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही वही है, तो उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता ना। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इसी प्रिंसिपल वैल्यू में आ सकती है ना, जो इसका रेंज है वही आएगा, उससे बाहर कैसे आ जाएगा। कोई भी वैल्यू किसी फंक्शन के रेंज के अंदर ही तो आएगी। तो यहां से इसका 0 से पाई के बीच में आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आएगा। तो ये बात हमको पहले से पता कि आंसर जो भी आएगा इसी के बीच में आएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता, है ना। अब अगर इसके बाहर नहीं जा सकता तो हमने कहा कि चलो पहली बात इवेल्युएशन पे आते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है, हमने y बराबर इसको ये माना। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस y बराबर माइनस का 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस y बराबर, माइनस साइन को अभी के लिए इग्नोर मारो, 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है। वैसे मैं कहने के लिए -1/2 भी बोल देता कि -1/2 का वैल्यू किस एंगल पे आती है, कॉस के किस वैल्यू के लिए आती है, किस एंगल के लिए। तो अगर वो याद है आपके लिए तब तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर आप ढूंढोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 से 90 के बीच में तो सबको वैल्यू याद होती है। अगर 0 से 90 के बीच में अगर वैल्यू आपको याद है, हमने कहा कि उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हम उतने से ही काम चला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्टली ये याद है तो वेल एंड गुड है, बट मोस्ट ऑफ बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को 0 से 90 के बीच में ही याद रहती है। तो 1/2 किस एंगल पे आता है, कॉस के लिए, साइन के लिए तो 30 डिग्री पे आता है, कॉस के लिए 60 डिग्री पे आता है। 1/2 मैंने माइनस को इग्नोर मारा है, तो हम 1/2 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री पे आता है तो π/3, ठीक है। अब अगर π/3 लिखा तो हमने कहा कि इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो नहीं कंपेयर कर सकते। तो अब इसको मुझे माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। माइनस रिमूव कैसे होगा, तो हम सबको पता कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इन्हीं के लिए मैंने कहा कि ये फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा है, ये बात यहाँ पे दिख रही होगी, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है ना। तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कॉस पाई माइनस कॉस थीटा है तो इसका उल्टा भी लिख ले कि माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। अब अगर ये बात हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा कॉस वाई, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, कॉस वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे ऑलरेडी π/3 है। ऐसा करने से क्या हुआ, तो कॉस वाई आ गया मेरे पास, और यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस 2π/3। दोनों तरफ कॉस से कंपेयर कर सकते हैं, y बराबर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 2π/3। क्या मैं इसको आंसर बोल दूं, हमने कहा कि आंसर जब भी मर्जी बोलना, बोलने से पहले एक चीज चेक कर लेना कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वैल्यू बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, मैंने कहा कि फंक्शन कौन सा है, मैंने कहा कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से पाई है। तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं भाई, आपको 2π/3 सबको पता है ना। अगर मेरे पास यहाँ 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका पाई प्लस π/2 करेंगे तो 3π/2 होता है,
ठीक है, अगेन चले जाओगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, राइट। हमको 0 से पाई के बीच में चेक करना है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई, मतलब हम एंगल इसके बीच में ही चाहिए। अब अगर ध्यान से अगर ये भी एक पीछे वाला स्टेप देख लो, तो ये लिखा हुआ पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब पाई में से कुछ तो हमने माइनस करा है, पाई में से क्या माइनस करा है, तो पाई बाय 3 माइनस करा है। तो ऑब्वियसली ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट से जा रहा है, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ही तो है। अगर 0 से पाई के बीच में है, हमने कहा फिर ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन हमने लिया था ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। अब इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करते हैं बात को और क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन है, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो हमने कहा कि देखो अब सॉल्व करने का मेरे पास तरीका जो प्रोसेस है वो सेम ही है हर फंक्शन के लिए। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट वाई बराबर माइनस का 1/√3। अब कॉट के किस एंगल के लिए माइनस का 1/√3 मिलेगा, हमें ये तो नहीं पता है, लेकिन 1/√3 कहाँ पे मिलेगा ये मुझे पता है। माइनस को इग्नोर मारो, माइनस को इग्नोर मार देंगे तो हमने कहा कि ये मिल जाएगा, ये कॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉट वाई बराबर, माइनस को छोड़ दो, 1/√3 कहाँ पे मिलेगा, कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है, तो ये आपको 60 डिग्री पे मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर कॉस को करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1/√3 मिल जाएगा। तो ये कॉट के किस वैल्यू पे मिल जाएगा, तो 60 डिग्री पे मिलेगा, और 60 डिग्री कहने का मतलब ये आपका पाई/3 है। क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर नहीं कर सकते, निगेटिव वैल्यू मुझे हटानी पड़ेगी। और जब निगेटिव वैल्यू हटाने वाली बात रही, उन्हें कैसे हटाए, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। हमने कहा कि कोई भी जो हमने पीछे जिस तरीके से हटाया था वो यूज कर सकते हैं। अगेन हम इसको चाहें तो क्या करेंगे, इसको फिर से लिख दे, कॉट पाई माइनस पाई/3। कॉट पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो पाई माइनस पाई/3 कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट अगेन नेगेटिव ही होगा। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलर वे में जब मैंने पीछे किया था पाई माइनस पाई/3, तो यहां से कॉट वाई बराबर क्या आ गया, ये आपका आ गया कॉट 2π/3, और अगेन y बराबर मेरे पास मिलकर 2π/3। अब क्या ये इसको आंसर बोल दूं, क्योंकि हमने इस वैल्यू को लेट किया y, और y तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब अगर y मिल गया तो क्या मैं इसको आंसर बोल दूं, हमने कहा कि आंसर बोलने से पहले आपको फिर से चेक करना पड़ेगा क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। तो कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, हमने कहा कि कॉट, कॉस और सेक, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताया मैंने, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, और जिसमें से मैंने सेक के लिए सिर्फ क्या हटवाया था, माइनस, बस सिर्फ पाई/2 हटाते वहां से। तो ऑब्वियसली 2π/3 पीछे भी चेक किया था कि ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यस, इसका हम लोग आंसर बोल सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो एक से ज्यादा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके पीछे का पर्पस यही है कि आप लोगों को प्रोसेस कैसे निकालना है रट जाए। दो क्वेश्चन करवाया, प्रोसेस तकरीबन सेम रखा कि लेट किया, वाई के लिए निकाला, फिर उसको प्रिंसिपल वैल्यू में ब्रांच में मैंने चेक किया, नेगेटिव था तो नेगेटिव को कैसे लिख सकते हैं, वो केस दोनों में सेम था। ठीक है, अगर मेरे पास पॉजिटिव ही आए फिर कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि अगर पॉजिटिव ही आए तो हमने कहा कि यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन अब मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं लेट करता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू वाई है तो ये वाई बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2। फिर से अगेन क्या हो जाएगा, तो साइन वाई बराबर 1/2 होगा। साइन वाई बराबर क्या हो गया, 1/2 कहाँ पे वैल्यू मिलती है, तो 30 डिग्री पे मिलती है। 30 डिग्री कहने का मतलब इसको मैं साइन क्या लिख सकता हूँ, पाई/6 लिख सकता हूँ। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइन साइन है दोनों तरफ। तो वाई बराबर क्या हुआ, पाई/6। क्या मैं इसको आंसर बोल दूं, हमने कहा कि आंसर बोलने से पहले हमको पता है कि y की वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो y की वैल्यू आनी चाहिए -पाई/2 से +पाई/2। क्यों आनी चाहिए, तो हमने कहा कि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स का,
वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, तो ऑब्वियसली ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू तो निकाल रहा है, तो y के बराबर है, तो y इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। क्या पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में है? तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हमको पता है कि ये 0 होता है, ये पाई बाय टू होता है, और निगेटिव अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इसको मैं माइनस का पाई बाय टू लिख सकता हूँ। तो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, वो इनके बीच में ही कहीं पे वो बिलोंग करना चाहिए। जो आंसर मेरे पास आया है वो पाई बाय सिक्स आया। पाई बाय सिक्स कहाँ पे होगा? तो समवेयर यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय सिक्स होगा। तो क्या ये इनके बीच में नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली ये इसके बीच में ही है, तो इट इज बिलोंगिंग बिटवीन क्या, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। क्या ये जो मैंने बिलोंग वाला बाहर बार साइन लगा रहा हूँ ये जरूरी है लिखना? जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपने y बराबर पाई बाय सिक्स लिख दिया तो आपको श्योर होना है कि हमने इंटरवल में ही उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही लिखा, उसके बाहर कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिखा दूं कि हाँ ये तो इसके बीच में है, इसमें बिलोंग कर रहा है। बट अगर जब आप लिखो सॉल्व करो तो आपको अपने से कहीं पे साइड में इवेलुएट करके वो चेक कर लेना है कि वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कंपलसरी नहीं है कि हम यहीं पे लिखें, बट मैं शो कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ। चलो, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई सिक्स, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। आई होप की बात समझ में आई होगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ये तो मैंने एकदम सिंपलेस्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे ले लिए और सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब जरा यहाँ पे आ जाओ। अब हमसे कह रहा है कि इसके वैल्यू बताओ, हमसे ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ ना। और प्रिंसिपल वैल्यू तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिलेगा। यहाँ तो दो फंक्शन मेरे पास क्या है, सम में है। तो मैं कैसे बोलूंगा कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू, दो अलग अलग फंक्शन को ऐड करके आपने तीसरा फंक्शन बना दिया, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो इनकी वैल्यू निकलेगी। लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालोगे तब भी वही बात अप्लाई हो जाएगा कि अगर इसको मैं y मान लो कि इन दोनों की वैल्यू जो भी आ रही है वो क्या है, y है, तो कैसे निकालेंगे कैसे? तो क्या तरीका होगा? हमने कहा कि अब ये एक बात समझो, हमने पीछे पॉइंट टू रिमेंबर में एक पॉइंट लिखा कि हमें जब कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है तो हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये मान के चलते हैं कि उसकी वैल्यू हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही चाहिए, उसके बाहर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है उसके बाहर ना। तो ऐसा है, तुमने कहा कि अब जब वैल्यू निकाल रहे वाई की तो साइन इनवर्स वन की हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमने पीछे दो क्वेश्चन में निकाल के आपको अलग अलग दिखा दी। क्या निकल के आया था? तो साइन के लिए जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा कि मुझे क्या मिला था, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी पाई बाई सिक्स थी। ठीक है, कॉट के लिए निकाला था तो इसकी वैल्यू टू पाई बाई सिक्स थी। पीछे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, ये कॉट के लिए था और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो टू पाई बाई सिक्स क्या मिला, टू पाई बाई थ्री मिला, सॉरी टू पाई बाई सिक्स ने यहाँ पे टू पाई बाई थ्री मिला। ठीक है, तो ये थ्री मिला। तो एग्जैक्टली जो वैल्यू मिलोगी इन दोनों को सम कर लो, और सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? अगर यहाँ पे सिक्स ले लिया तो ये टू पाई मिलेगा, प्लस ये आपका सॉरी नॉट टू पाई, ये पाई मिल जाएगा आपको, और यहां से करेंगे तो ये आपका फोर पाई मिल जाएगा। तो वैल्यू जो आ रही होगी फाइव पाई बाई सिक्स आ रही होगी यहाँ पे आंसर। तो ये भी सॉल्व जब हुआ तो प्रिंसिपल वैल्यू के हेल्प से हुआ, लेकिन अब वही है कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी। अब अगर ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने नहीं निकाल रखी होती तो मेरे पास क्या तरीका बचता, मैं फिर से पहले साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालता, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालता, फिर जाके दोनों को सॉल्व करता। तो बेसिकली जो पीछे दो क्वेश्चन के उसका ये दोनों का सम है, राइट। तो अगर ऐसी वैल्यूज कहीं निकालने को आपको मिलती है तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अब नहीं बोलेगा वो कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल, ठीक है, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू में ही ब्रांच में बात करेंगे, क्योंकि डिफाइंड ही वही पे, उसके बाहर डिफाइंड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगेन मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कि ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन इनवर्स वन बाई टू की प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू की। फिर वही तरीका है कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो,
आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो और दोनों को जोड़ दो। y के लिए अभी मैंने साइन इनवर्स 1/2 को बताया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी π/6। और cos के लिए क्या वैल्यू मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आई है, cos इनवर्स 1/2, एक सवाल हमने यहाँ पे किया था, तो इसके भी प्रिंसिपल वैल्यू मुझे मिली है 2π/3। तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ठीक है, 2π/3 और अगेन सोल्व करेंगे तो देखोगे कि दोनों सेम वैल्यू है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई है। तो सोल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, π/6, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो पूरा एजेंडा जो मुझे आपको समझाना था वो क्या था, पहला कि हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकला है, तो वो इनवर्स निकला कैसे, क्योंकि इन जनरल तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो पहले हमने उनको इन्वर्टिबल बनाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ा। बाइजेक्टिव तब बना जब हमने उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया। अब जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके बाइजेक्टिव बना दिया तो फिर उसका हमने इनवर्स निकाला। इनवर्स निकाला तो हमने कहा कि उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के हिसाब से हमको उसकी वैल्यू जो मिल रही है उसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल दिया। ठीक है, उनके ग्राफ कैसे आएंगे, हमने y बराबर x वाली लाइन से इमेज, मिरर इमेज बना के फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, हमने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन और रेंज है उनको हमको याद रखना है। अभी तक मैंने यहाँ पे डोमेन के लिए कोई भी बात, कोई भी चीज डिस्कस नहीं करी। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बात जरूर होगी, कुछ क्वेश्चन भी उस पर हुए, उसके लिए हमने उसको चेक भी किया। अब जब आगे वाली क्लास कर रहे होंगे तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और जब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे डोमेन जो होगा, डोमिनेंट टर्म होगा जो कि यूज होगा। ठीक है, जो कि हम करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। तो उम्मीद है जो एक क्वेश्चन की श्योरली बेसिस पे बनने वाला है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आज की क्लास में आपने जरूर सीख लिया होगा। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जो बातें हमने सिखाई आपको वो सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपकी क्वेरीज अगर रह जाती है कुछ भी, तो आपके पास और भी तरीके हैं आपके सॉल्यूशन पाने के लिए। करना सिर्फ इतना है कि फिलो ऐप को डाउनलोड करो, क्वेश्चंस उस पर अपलोड करो, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है कोई भी लाइव ट्विटर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे विद इन 60 सेकेंड, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस का। और अगर इस क्लास से आपने कुछ सीखा है, वीडियोस पसंद आए, लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक करना है। आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हो, इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, उसके लिए कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।